नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए फाइनली बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम प्रैक्टिस पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, ये पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको समय मिलेगा पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे का, और पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहने वाला है। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं खंड अ से, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया गया है और प्रत्येक प्रश्न आपके एक एक अंक का रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। प्रीमिय संख्या a बटा b का योज्य प्रतिलोम होगा। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि योज्य प्रतिलोम में केवल निशान बदलता है, संख्या नहीं बदलती। तो a बटा b का योज्य प्रतिलोम आपके हो जाएगा माइनस का a बटा b। ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम को भी हम समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या बदलती है, यानी अंश हर में और हर अंश के स्थान पर जाता है। तो a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम आपके हो जाएगा b बटा a। इसमें निशान नहीं बदलता बल्कि संख्या उल्टी हो जाती है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इस पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करते हैं। समीकरण 5x-7 बराबर 15 में सर हैं। तो विद्यार्थियों, राशि दो प्रकार की होती है, एक तो सर राशि और एक होती है असर राशि। जो भी समीकरण होता है उसमें तो सर राशि का मतलब होता है लेटर्स। जो भी इंग्लिश के या हिंदी के लेटर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सर राशि। फॉर एग्जाम्पल जैसे A B C, ये इंग्लिश के XYZ तक। और असर राशि का मतलब होता है गणित की संख्या, जैसे 15, 20 या फिर 0, -5, ये सभी हमारे असर राशि कहलाती हैं। तो इसमें सर राशि का पूछा है, तो हमारे इसमें लेटर कौन सा है? इंग्लिश का लेटर एक्स है। तो ये एक्स ही हमारे सर राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर ब है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के चारों बाहु, एक त्रिभुज के चारों, यहाँ पर चारों बताया गया है, एक त्रिभुज के बाहु कोणों का योग होता है। एक त्रिभुज है और उसके बाहु कोणों का आपको योग बताना है। तो विद्यार्थियों, ये कोण दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहाँ एक आकृति बनाता हूँ त्रिभुज की, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण होते हैं, इस अंदर वाले कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं, और जो ये बाहर वाले कोण होते हैं ना, इसे हम कहते हैं बाहु कोण। क्या कहते हैं? बाहु कोण कहते हैं। तो अंदर वाले कोणों का योग तो बदलता रहता है। जैसे त्रिभुज में अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो चतुर्भुज होता है उसके अंदर वाले कोणों का योग होता है हमारे 360। लेकिन विद्यार्थियों, बाहर वाले कोणों का योग कभी बदलता नहीं है, उनका योग फिक्स होता है, जो होता है 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज है, चाहे उसमें 3 भुजा हैं, 4 भुजा हैं या फिर 500 भुजा हैं, उसके बाहर वाले कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर स है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। संख्या 72 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? आपके पास एक संख्या है 72। यदि आप इसका घन ज्ञात करते हो तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा? इसके लिए हमें क्या 0 से लगाकर 9 तक घन और घन संख्या याद होनी चाहिए। तो 72 का इकाई अंक हमें पता करना है, तो हम ओनली फॉर 2 का ही घन करेंगे, जो इसका इकाई अंक है। तो 2 का घन होता है, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उसी संख्या को मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हुआ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या मिला? 8 मिला। तो यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 2 है, तो घन ज्ञात करने पर आपको इकाई अंक 8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है, तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक होगा। तो ये भी हम पता कर लेते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो यदि आपके पास संख्या 1 है और 1 का आप वर्ग करते हो तो आपको 1 मिलता है। 2 का यदि आप वर्ग ज्ञात करते हो तो आपको 4 मिलता है, और 3 का यदि आप वर्ग ज्ञात करते हो तो आपको कितना मिलता है? 9 मिलता है। अब 1 का वर्ग 1 है और 1 का वर्गमूल भी 1 है।
2 का वर्ग 4 है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 है। 3 का वर्ग 9 है लेकिन 9 का वर्गमूल 3 है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। तो विद्यार्थियों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपको 9 देखने को मिल रहा है तो वर्गमूल में इकाई का अंक आपको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और ध्यान रखना है कि 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। कितना होता है? 49। तो यहाँ पर भी आपको इकाई अंक वर्ग में कितना मिल रहा है? 9, लेकिन वर्गमूल में आपको इकाई अंक 7 मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक आपको 3 या 7 ये दोनों ही मिल सकते हैं। ठीक है, या तो 3 मिलेगा या फिर 7 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में अच्छे हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? यहाँ पर 72% दिया गया है और कुल प्रतिशत होता है 100। कुल प्रतिशत कितने में से होता है? 100 में से, जिसमें 72% तो गणित में अच्छे हैं, जो जिसको हम माइनस कर देंगे तो हमें गणित में कमजोर विद्यार्थी हैं वो निकल के आ जाएंगे, जो है 28%। 100 में से 72 घटाने पर 28 आया। ठीक है ना, तो 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। ये हमारी एक सौर समीकरण है। आपने याद किया होगा कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसके गुणनखंड होते हैं वो एक बार तो होते हैं प्लस में और एक बार होते हैं माइनस में। एक बार तो हो गया ए प्लस बी और दूसरा हो गया ए माइनस बी। तो इसी के अनुसार एक्स और वाई यहाँ पर दिया गया तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। जो ऑप्शन नंबर हमारा स है वो करेक्ट है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। ए की घात एम भाग ए की घात एन का मान है। यदि विद्यार्थियों आधार आपके होता है सेम, जैसे ए आधार है, इसकी घातांक है एम और भाग कर रहे हैं, आधार ए है और घातांक है एन। तो जब भी भाग हो रहा है और ये आधार आपके सेम देखने को मिलता है तो घातांक है वो माइनस होती है, तो ए की घात हो जाएगी एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यदि आधार सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो घातों के साथ क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, जो खंड ब के अंदर है। तो 9वां क्वेश्चन है कि 5/2 मल्टीप्लाई -3/7 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर है हमारी संख्या 5/2, मल्टीप्लाई करना है हमारे माइनस के 3/7 से। आपको याद होगा कि भिन्नों के जब हम गुणा करते हैं तो अंश अंश से गुणा करता है और हर हर से गुणा करता है। तो अंश 5 और इधर अंश 3 आपस में गुणा करके आ जाएगा 15। 5 दिया 15। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर लगेगा माइनस बटा 2 7 से गुणा करके कितना लेके आएगा? 14। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण है हमारा 2x + 1 = 3x - 4। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए एग्जाम में आपको एक बार तो समीकरण को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब इसको पक्षांतरण करेंगे, सर को सर की तरफ, असर को असर की तरफ। तो यहाँ 2x है, इधर से कोई सर राशि x y z वाले हैं तो इसको इधर लेके आएंगे। या 3x है, प्लस का है तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 3x। इस साइड में हम रखेंगे, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम असर राशि को रखेंगे जो पहले से है -4। इधर प्लस का 1 इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमने पक्षांतरण किया तो या कोष्टक में हमें लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। तो विद्यार्थियों 2x में से 3x घटाते हैं तो पीछे माइनस का x बचता है, क्योंकि 2 में से 3 तो जाते नहीं, तो 3 में से आपने 2 घटाए तो पीछे बच गया 1, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके x का मतलब है 1x। इसको आप 1x बोलो या x बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर माइनस का CR और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस यानी आपको याद होगी एक प्रॉपर्टी कि ऋणात्मक पूर्णांकों का योग या ऋणात्मक प्रीमिय संख्याओं का योग ऋणात्मक होता है। तो -4 -1 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x को यहीं पर छोड़ दो। बराबर में आपके हैं -5। यहाँ पर 1 है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ 1 है जो इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जाएगा इस साइड में। माइनस का 1 गुणा कर रहा था तो ये गया भाग में, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आंसर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11।
संख्या 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो यहाँ पर हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड 512 के 512 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 5 में जाएगा हमारे 2 का भाग 2 बार, 1 बसा, उसके पास में 1 उतारा 10 हो गया, यानी 2 का भाग 512 में हमारे जाता है, पहले गया 2 बार और उसके बाद में गया 5 बार और उसके बाद में गया 6 बार, है ना। उसके बाद में वापस से 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाता है हमारे 1 बार, 2 बार और 8 बार। वापस से 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 64 बार। अब 2 का भाग जाएगा हमारे 32 बार। वापस से 2 का भाग देंगे जाएगा 16 बार। वापस से 2 का भाग जाएगा 8 बार। वापस से 2 का भाग जाएगा 4 बार। वापस से 2 का भाग देंगे जाएगा 2 बार और 2 का भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। यहाँ पर जो ये फैक्टर आए ना, इनको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 512 बराबर, ये कितनी बार आए हैं उनको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आए। 3 3 6 3 9 बार आए। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें घनमूल ज्ञात करना है तो विद्यार्थियों हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। कितने कितने के, यानी एक संख्या जब 3 बार आ जाएगी मल्टीप्लाई में तो उसको 1 बार केवल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 2 आए हैं 3 बार, तो हमने यहाँ पर 1 बार लिखा मल्टीप्लाई। वापस से 2 3 बार आए हैं तो 1 बार हमने और लिखा, फिर मल्टीप्लाई। वापस से ये 2 3 बार आए हैं तो हमने 1 बार लिखा। इन सभी को गुणा करने पर कितना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी होता है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडररूट और यहाँ पर छोटा सा लिख देंगे 3, क्योंकि ये हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसके अंदर लिखेंगे संख्या 512 बराबर 8, ये जो हमारा आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूलन, यानी अवमूलन का मतलब होता है घटा हुआ, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यदि यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 1 वर्ष का दिया गया है और जो ब्याज दर है वो आपके वार्षिक से योजित होती हैं, तो इसमें डायरेक्ट भी हम इसको हल कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी। सूत्र के माध्यम से हल करते हैं तो इसका सूत्र रहेगा हमारे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, P कोष्टक 1 माइनस R बटा 100 घात n। यदि इसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी आपके आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यदि अवमूलन होता है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं और यदि बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर प्लस करते हैं। और इसको डायरेक्ट परसेंटेज के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। 42,000 का 8% इसका ह्रास हुआ है, अवमूलन हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 42,000 का 8%, 8% मतलब 8/100। इसको थोड़ा लिख देंगे कि भाई यहाँ पर दिया गया है P बराबर 42,000, दर जो आपके R बराबर हैं वो आपके 8% हैं और उसके बाद में समय आपके 1 वर्ष का जो n बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 00 से हम 00 को काट देंगे, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर 420 × 8 बचा, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का आपके 1 जाएगा और 800 के 32 और 1 33। तो कितना ह्रास हुआ है, 3,360 रुपये का इसको नुकसान हुआ है। यानी 1 वर्ष बाद में इसका जो मूल्य है उसमें 3,360 रुपये का मतलब गिरावट आ जाएगी। तो अब वो वस्तु कितने में रहेगी, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे पहले वाले मूल्य में से। पहले वाला था 42,000, इसमें से घटाएंगे हम 3,360। घटा के देखते हैं क्या बचता है। 0 में से 0 0, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 गए तो पीछे रह गए 4। यहाँ पर हमारे 9 है, 9 में से 3 गए तो पीछे रहे 6 और उसके बाद में यहाँ पर हमारे रह गया है 1, तो यहाँ 11 हमारे रह गए, है ना। हाँ, 1 इसको दे दिया तो यहाँ 1 रहा था, अब ये है 11। 11 में से 3 घटाए तो पीछे हमारे रह गए 8। हाँ ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इसको उधार दे दिया है तो यहाँ पर रह गया है 3, 38,646 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये जो कार्य हैं ये आप रफ कॉपी में भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा लिखना व्यवस्थित पड़ेगा। जो कुछ दिया गया है ज्ञात क्या करना है वो ऐसे पॉइंटों में लिखना है। और यदि यहाँ पर ये 2 अंकों का ही है तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे तो भी ये 2 अंक मिल जाते हैं। और कभी कभार यही क्वेश्चन आपके 4 अंकों का या 5 अंकों का पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा इसको व्यवस्थित ढंग से हल करना होता है। नेक्स्ट खंड हम स को हल करते हैं।
अब यहाँ पर ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 अंक का है, तो इसका आंसर हमें थोड़ा विस्तार से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 14 है, जिसका एक सदस्य है वो हमारे क्या है 14। तो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, एक तो होता पहली संख्या होती है 2m, और दूसरी संख्या होती है हमारे एम स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी संख्या होती है एम स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे 3 सदस्य हैं। अब इन तीनों सदस्यों का प्रयोग करके पहले तो इस शब्द को इसके इक्वल में रखेंगे और m का वैल्यू ज्ञात करेंगे। भाई ये जो हमारे 3 सदस्य हैं इनमें से ये 14 कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सदस्य को ज्ञात करने के लिए m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस इक्वल में 14 को रखेंगे। तो ये 2m के इक्वल में हम रखते हैं, 2m इज इक्वल टू 14 रखते हैं, ताकि हमें m का एक पूर्णांक के रूप में, एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में इसकी वैल्यू मिल जाए। तो ये समीकरण बना, तो इसके बराबर में इस मतलब आगे हम यहाँ का निशान लगा देंगे, यहाँ पर m को हम रखेंगे, बराबर में हमारे 14 है, ये 2 मल्टीप्लाई है तो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर हमें मिला m की वैल्यू कितनी मिली है, m की वैल्यू मिल गई है 7। तो हमें m की वैल्यू तो मिल गई है, यानी एक जो हमारा सदस्य है वो जो 14 है वो हमारे कौन सा है 2m वाला है ना, ये प्रथम सदस्य है। तो प्रथम तो हमारे दिया गया है, अब दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा हमारा सदस्य होता है एम स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो m के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे जो m की हमारे अभी वैल्यू आई है 7। तो यहाँ 7 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 1। यहाँ 7 का स्क्वायर होता है हमारे 7 49, 49 माइनस 1 यानी 48, क्या हो गया 48। दूसरा सदस्य आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 वाला। अब हम इस तीसरे को यूज करेंगे जो है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1। एम यानी 7, एम का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर हमारे 49 होता है प्लस 1 यानी 50। अब हमारे तीनों सदस्य आ गए, पहला सदस्य हमारी 14 था, दूसरा हमारा 48 है और तीसरा है 50। ये तीनों हमारे सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, मान ज्ञात कीजिए 3 की घात माइनस 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 की घात माइनस 2। विद्यार्थियों पहले यदि कोई संख्या आपके दी गई है और उसकी घात माइनस में है तो पहले उसको प्लस में कन्वर्ट करो। तो इसको प्लस में हम लिखते हैं, प्लस में करने के लिए जो भी हमारा आधार होता है उसका व्युत्क्रम करते हैं, या 3 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारे ये 3 का स्क्वायर रहेगा। अब ये इसकी घात प्लस में हो गई। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 का तो 1 बटे में हमारे 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। नेक्स्ट 3 इंटू 3 यानी 9, तो ये हो जाएगा हमारे 1/9। उसके बाद में सेकेंड हमारा है 1/2 और इस पूरे की घात है हमारे -5। तो पहले तो इस घात को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, या मैं पूरा समझा देता हूँ 2/1। अब इसकी घात है हमारे प्लस की 5, क्योंकि इसका हमने व्युत्क्रम करके घात को प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हम लिखेंगे 2 की घात 5 है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे 5 बार, ये हुआ 3 बार, ये हुआ 4 बार और ये हुआ 5 बार। और एक की भी घात 5 है तो एक को भी आप 5 बार लिखो या 1 बार लिखो, इसको मल्टीप्लाई में कितनी बार भी लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो नेक्स्ट इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर आ गया हमारे 32, बट्टे में 1 लिखने की हमें आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं, थैले में से एक गेंद निकालने पर उनके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी पड़े तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल संख्या या अनुकूल अंक बटा कुल अंक। अब कुल अंक लिखो, कुल परिणाम लिखो, या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, सभी बात एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें लाल गेंद की, तो लाल गेंद के अनुकूल अंक यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल गेंदें कितनी है, तो आपने देखा कि लाल गेंदें तो हैं 4, तो अंश में हमारे आ जाएगा 4, बट्टे में आते हैं कुल अंक या कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने, 4 परिणाम तो लाल के और 6 परिणाम काली के हैं, तो 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं। काट के छोटा करो, 4 में आपके 2 का भाग जाता है 2 बार और 10 में जाता है आपके 5 बार, तो ये इसकी प्रायिकता आ गई आपके 2/5। नेक्स्ट काली गेंद, तो काली गेंद हमारी कितनी है 6 है, अनुकूल परिणाम 6 है, और कुल परिणाम कितने हैं 10 हैं, तो बट्टे में आ जाएगा 10। काट के छोटा करो तो इसमें हमारे 2 का भाग गया 3 बार और 10 में गया 5 बार, तो ये हो गया 3/5, तो ये दोनों की प्रायिकता हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कोष्टक ए स्क्वायर प्लस 5 कोष्टक बंद कोष्टक स्टार्ट बी की घात 3 प्लस 3 कोष्टक बंद प्लस 5 को सरल कीजिए। ओनली फॉर सरल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पहला वाला कोष्टक है ये दूसरे वाले कोष्टक से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। और इसका रूल होता है ये है कि कोष्टक यदि दो कोष्टक आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक कोष्टक की सभी संख्याएं दूसरे कोष्टक की सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये ए है वो भी इन पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई करेगा और 5 है वो भी इस पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कार्य करते हैं। ए स्क्वायर जो ये है ये इस पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पर दूसरा कोष्टक है वो लिख देंगे बी की घात 3 प्लस 3 कोष्टक बंद और प्लस में 5 है इसको बाद में लिख देंगे। हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना ये तो बाद में है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सर ए है और यहाँ पर सर बी है तो ए बी से गुणा करके तो ए और बी आएगा। क्या आएगा? ए और बी आएगा। यहाँ ए की घात 2 है तो यहाँ ए की घात 2 लगेगी और बी की घात 3 है तो बी की घात 3 लगेगी। ये प्लस ये भी प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद में ए 3 से गुणा करेगा ए स्क्वायर 3 से गुणा करेगा तो ए का तो ए रहेगा और 3 का 3 रहेगा। या 3 में आगे लिख देता हूँ और ए की घात 2 है तो यहाँ ए की घात रहने वाली है 2। इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा अब ये 5 जो ये 5 है ये भी मल्टीप्लाई करेगा इसी कोष्टक से पूरे कोष्टक से। 2 बी की घात 3 है प्लस 3। 5 बी की घात 3 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5 बी की घात 3 और फिर प्लस 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 हो जाएगा और 5 3 से गुणा करके बना देगा 15। अब इसमें इन दोनों पदों को हम जोड़ देंगे। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा है दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो पहले वाले को हम पहले लिख देते हैं। पहले वाला है हमारे ए की घात 2 फिर है बी की घात 3 प्लस है हमारे 3 ए की घात 2। अब दूसरे वाले यहाँ पर बी की घात 3 है तो इनमें कहीं पर बी की घात 3 वाले पद के साथ में ये जुड़ेगा। बी की घात 3 यहाँ पर आप देखते हो बी की घात 3 लेकिन इसके साथ में अलग से एक सरराशि और है तो ऐसी स्थिति में ये नहीं जुड़ेगा। ओनली फॉर वहाँ पर भी बी की घात 3 होनी चाहिए और सरराशि एक ही होनी चाहिए, डबल नहीं। तो ये इन किसी में से ऐसा है नहीं तो इसको साइड में लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 5 बी की घात 3 क्योंकि ये प्लस का इसलिए और ये है प्लस का 15 तो प्लस का 15 हम साइड में लिखेंगे या प्लस का 15 साइड में लिखेंगे। और ये प्लस का 5 है ना ये ऑलरेडी पहले से हैं इसके साथ में तो यहाँ पर हम कहीं पर लिख देते हैं। चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क इसको पड़ने वाला है नहीं तो ये लिख दिया हमने +5। अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो हमारे ए की घात 2 बी की घात 3 ऐसे ही आएगा प्लस 3 ए की घात 2 रहेगी और इस 5 को हम साइड में रखा हुआ है इसको बाद में जोड़ेंगे। ये हमारे हैं 5 बी की घात 3 और ये 15 प्लस के और ये भी असर राशि और ये भी असर राशि ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएगी 15 और 5 हो जाएंगे 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 20। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये सरल हो जाएगा। उसके बाद में है भाग विधि से आपको 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर संख्या है हमारे 1764। यदि हमें भाग विधि से वर्गमूल विद्यार्थियों को ज्ञात करना है तो पीछे की साइड से हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। या 6 और 4 का एक जोड़ा बन गया और दूसरा हमारा 1 और 7 का जोड़ा बन गया है। अब यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ के हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब आपको देखना है कि ये 17 है वो किसके वर्ग में आते हैं। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों कि 1 का जो वर्ग होता है वो होता है 1, 2 का वर्ग होता है वो होता है 4, ध्यान से समझना। 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9 और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। मैं समझाने वाला कुछ और पॉइंट। 5 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे 25। अब समझो 1 का जो वर्ग है वो 1 है तो 1 से लगाकर यहाँ पर विद्यार्थियों कितने आ रहे 4 तो 1 से लगाकर 3 तक जो भी संख्या है वो 1 के वर्ग में है। फिर 4 से लगाकर ये कितने हैं 9 है तो 4 से लगाकर 8 तक जितनी भी संख्या है वो सभी 2 के वर्ग में है। तो इसी प्रकार से 17 किसके वर्ग में है तो 17 हम देखते हैं 16 से लगाकर 25 यानी 24 तक जो संख्या है वो हमारे 4 के वर्ग में। तो 17 किसके वर्ग में आएंगे 4 के वर्ग में। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बार 4 4 और 1 बार उत्तर के स्थान पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तर के स्थान पर 4 4 लिख क्या। और 4 का रियल वर्ग कितना होता है 16 होता है तो हम यहाँ लिख देंगे 16। माइनस करते हैं 17 में से 16 जाते हैं तो पीछे कितना बचता है 1 बचता है क्या नहीं। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के लिखना 4 और 4 कितने होते हैं 8 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। अब यहाँ पर ये पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा 6 4 तो 6 4 एक साथ उतरेगा।
अब विद्यार्थियों आपको 8 के पास में एक ऐसा अंक लेना है और उसी अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो ये संख्या आएगी या इनके पास वाली कोई संख्या आएगी, मतलब इससे छोटी कोई संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम ये ट्राई करते हैं, थोड़ा सा साइड में करना है आपको वहाँ पर भी। वैसे हम डायरेक्ट भी ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो ये कार्य बनता है, या तो 2 रखते हैं या फिर 8 रखते हैं, क्योंकि इसी के लिए ये 4 आता है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हमारे आते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 हो गया। आया या नहीं है? सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर बसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे 2। अब इसका आंसर आपको इस टाइप से लिखना है, अंडर 1767 इज इक्वल टू 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। 10,000 पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 घात n। ये सूत्र होता है। यदि आस होता है तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, जो मैंने पहले आपको बता रखा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम P के स्थान पर लिखेंगे मूलधन, जो हमारा 10,000 है, कोष्टक 1 के स्थान पर 1 प्लस R के स्थान पर, R का मतलब दर, जो हमारे 10% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। क्यों लिखते हैं ये भी आपको समझाएंगे। और बट्टे में हमारे हमेशा 100 आता है और n का मतलब समय है। तो समय यहाँ पर 1 वर्ष का दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि संयोजित समय है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये इसमें आपके संयोजित समय है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है। यदि अर्धवार्षिक होता है, ब्याज दर अर्धवार्षिक होती है, तो जो ब्याज दर है ना वो आधी हो जाती है और समय है वो डबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हल करते हैं। पहले इस कोष्टक को यहाँ से हटाते हैं, रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके आते हैं, क्योंकि ये बिनों की जोड़ हो रही है। तो 1 प्लस इसको काट के छोटा करते हैं, तो 5 में 5 का भाग 1 टाइम जाता है और 100 में जाता है 20 बार। ये कोष्टक है, इस कोष्टक को हल करते हैं। तो इसके बट्टे में 1 मान लो, इसका लसअप लो, लसअप आ गया हमारे 20। 1 का भाग 20 में 20 बार, 20 को 1 से गुणा किया तो ये 20 ही आया, प्लस 20 का भाग 20 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। तो इन दोनों का टोटल हो गया 21/20, यानी इस कोष्टक का हल हमारे 21/20 आ गया। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 10,000 कोष्टक को हटा दो, मल्टीप्लाई बना देते हैं। इस पूरे कोष्टक का हल आया है हमारे 21/20। तो 21/20 को हम 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों लिखा 2 बार? क्योंकि इसकी घात 2 है। अब हम कुछ कटते हैं तो काटते हैं। 0 से ये 0 गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया। अब यह 2 का भाग हम यदि देते हैं 100 के अंदर तो जाता है हमारे 50 बार, और इस 2 का भाग 50 में देते हैं तो भाग जाता है हमारे 25 बार। तो आगे हमें क्या प्राप्त हुआ है? देखो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे हमें प्राप्त हुआ है 25 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। तो इसको हम हल करते तो हमें 21 को 21 से, या 25 को मैं एक बार 25 ही लिखता हूँ, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे प्राप्त होते हैं 461, है ना। 461 प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। 21 इंटू 21, 21 से कम 21 यानी 1 आया, हासिल का गया हमारे 2। 21 दूनी 42, 42 और 2 हमारे हो गए 44, है ना। 441 आता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 441 मल्टीप्लाई 25, 25 का पारा एक बार बोला, 25 से कम 25, तो 25 से कम 25 यानी 5 आ गया, हासिल के लगे 2। 25 100 के 100, 100 और 2 102 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 आ गए, हासिल के रह गए हमारे 10। कितने रह गए? 10। और 25 100 के 100, 100 और 10 कितने होते हैं? 100 और 10 हो गए 110। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 11,025। कितना आ गया? 11,025। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो जिसमें मूलधन भी शामिल है। यदि मूलधन को आपको बाहर निकालना है, ओनली फॉर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इस जो हमारा ये अमाउंट आया है ना, ये हमारे ए के इक्वल होता है। तो अमाउंट आया है, इसके अंदर से जो हमारा प्रिंसिपल 10,000 था उसको माइनस करेंगे तो हमें, यानी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, 11,025 जो हमारा अमाउंट आया, इसके अंदर से जो हमारा मूलधन था, जो हमारा था 10,000, उस 10,000 को यदि हम माइनस करते हैं ना, तो हमें ओनली फॉर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 1,025 हो जाएगा, है ना। आपको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है, क्योंकि रफ कार्य करने के लिए मुझे यहीं पर करना पड़ता है, इसलिए जगह कम पड़ जाती है। उसके बाद में 1900 क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्ञात करना है
इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार है मतलब आयत के आकार का है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 के तो 2 इंटू लंबाई हमारी कितनी है 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 12। आगे हल करते हैं, 2 के हमारे 2 रह जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक पहले हल होता है। तो 12 और 5 हो गए हमारे 17, 17 दूनी 34 मीटर। तो इसका परिमाप तो हमारे हो गया है 34 मीटर। ठीक है, आगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो हमारे थी 5 और चौड़ाई थी हमारे 12, तो 12 पंजे 60, 60 वर्ग मीटर हमारे आ गया है इसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 1 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? सड़क का। ठीक है ना, आपको सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं भाई। जिस प्रकार से आपके इस प्रकार से ये मान लो रोड रोलर है, या मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, सही बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो भी आप इसको समझ लेना। ये रोड रोलर का टायर है। अब ये जो टायर है इसका जो ये व्यास है, यहाँ से ये वृत्त बन रहा है, तो ये इसका पूरा पूरा व्यास है, ये है आपके 84। कितना है? 84। तो त्रिज्या तो होती है वो व्यास की आधी होती है, आपको पता ही होगा। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या तो हो जाएगी आपके, या 84 है तो ये त्रिज्या हो जाएगी आपके 42। थोड़ा व्यवस्थित आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। व्यास बराबर 84, तो त्रिज्या बराबर 84 इंटू 1/2 और आपके आ जाएगा 42। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, इसका ये क्षेत्रफल है ना, ये ज्ञात करेंगे। इस टायर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। टायर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई ये एक चक्कर में कितनी रोड को कवर करता है ना। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस टायर का। तो इसका ज्ञात करने के लिए ये हमारे एक बेलन के आकार का है और बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे, क्या होता है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/s होता है कि नहीं होता है? अब 2 का तो 2 इंटू पाई का मतलब हमारे हो गया 22/7, और आर का मतलब हमारे त्रिज्या है जो 42। ये 42 सेमी है। क्या है? सेमी, क्योंकि यहाँ पर सेमी दिया गया है ना, तो ये सेमी है। और ये क्या किसमें? मीटर में। तो ये दोनों ही मान हमारे एक जैसे होने चाहिए। या तो इस मीटर को भी सेमी में कन्वर्ट करो, या फिर जो ये सेमी है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो कर सकते हैं। तो हमारे 42 सेमी बराबर मीटर कितना हो जाएगा? 42 सेमी बराबर मीटर कितने हो जाएंगे? हम 42 के अंदर भाग देंगे 100 का। क्यों 100 का भाग देंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारे आ रहा है 0.42, 0.42, क्योंकि इसका भाग देंगे डबल जीरो, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.42, या ओनली फॉर 0.42 लिखो। और एस का मतलब है ऊंचाई जो है 1, कितनी है? 1। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम हल करते हैं तो ये 7 से ये 42 कट रहे हैं। कितनी बार कट रहे हैं? 7 पंजे 35 और 7 छक्के 42। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे 0.0 से आ रहा है ना, 0.0 से। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आगे इसको हल करते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 0.0 से। तो 22, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 44, और यहाँ 44 हो गया। और इसको गुणा करना है 0.06 से, तो 0 से गुणा करके देखते हैं। 600 के 24 हो गया, 24 का 4 हासिल का गया हमारे 2, 600 के 24, 24 और 2 कितने हुए? 26, ये हो गए 26। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक लगाएंगे। तो यानी जब ये रोलर हैं वो एक चक्कर पूरा करता है, तो यहाँ लिखते हैं टायर का क्षेत्रफल। टायर का क्षेत्रफल आता है वो हमारे आता है 2.64 वर्ग मीटर। यानी एक बार ये टायर पूरा पूरा चक्कर लगाएगा तो 2.64 वर्ग मीटर जो सड़क है इतनी कवर कर देगा। तो इसको तो कुल कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 750 लगभग। कितने? 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक चक्कर में इतना कवर करता है, तो ये एक चक्कर है, तो 750 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? 750 इंटू 2.64, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक में इतना, तो 750 में कितना होगा? गुणा करके यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 750 मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.64 से।
4 को 0 से गुणा किया, आया 0। 4 को 5 से, 4 पंजे 20, 0 हासिल का गया हमारा 2, यहाँ मैंने लिखा है। और उसके बाद में 4 को 7 से, 700 के 28, 28 और 2 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो यहाँ तो आ गए 30, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब 6 को इससे गुणा करते तो 0, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल का हमारे 3, और 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हो गए, 45। आगे आगे इन संख्या को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उधर जगह कम पड़ रही है। यहाँ है हमारे 3000, फिर नीचे है हमारे यहाँ क्रॉस, और उसके बाद में 4500, 4500 यहाँ पर डबल क्रॉस हो जाएंगे। और उसके बाद में 2 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 10 हासिल का 1 जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ 0 0 0 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, और 1 का 1। यहाँ पर हमारे पॉइंट था, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो इधर पॉइंट लगा देंगे, 2 अंकों को इधर छोड़ के। तो हमारे आंसर आ गया 1980 वर्ग मीटर। 1980 वर्ग मीटर रोड है, ठीक है ना। तो इसको आपको इस प्रकार से थोड़ा व्यवस्थित ढंग से हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की साया 10 मीटर है। तो यहाँ पर मैं खंभे, ये 14 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई है हमारे 14 मीटर, और यहाँ पर इसकी साया दी गई है, साया है हमारे 10 मीटर, यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों का ये अनुपात है। जब ऊंचाई 14 मीटर है तो साया 10 मीटर है। समान स्थिति में उन पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी साया 15 मीटर। अब पेड़ की जो साया है वो है 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। तो इस पेड़ की ऊंचाई है वो क्या होगी, हम यहाँ एक्स लिख देते हैं। समझते हैं इन दोनों में, यहाँ पर ये हमारे अनुपात में है दोनों ही, क्योंकि 14 के लिए 10 है तो एक्स के लिए 15 है, तो यहाँ एक्स को हमें ज्ञात करना, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है हमारे 15। तो मैंने पॉइंट लगा दिया ताकि मुझे ध्यान रहे कि जो पॉइंट वाला बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है इसका पता करना है, दोनों साइड में बड़ा कौन है छोटा कौन है इसका पहले में पता करना होता है। तो भाई 14 के लिए 10 है, या फिर ऐसे मान लो कि 10 के लिए 14 है, तो 15 के लिए तो 14 से ज़्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इनमें बड़ा हमारा एक्स होगा, ये हमें अनुमान हमने लगा लिया। अब आपको ध्यान रखना है, इस साइड से यदि आप बड़ी संख्या लेते हो तो इस साइड से छोटी संख्या लेनी, और इस साइड से यदि आप छोटी संख्या लेते हो तो इस साइड से बड़ी लेनी। मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़ी संख्या लेते, इस साइड से हम बड़ी संख्या लेते एक्स को, तो इस साइड से छोटी संख्या लेंगे जो है 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण हमारे बन जाएगा 10x बराबर में, यहाँ से हमने बड़ा लिया तो इधर से छोटा जो 14 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिख देंगे 14 × 15। ऐसे लिखना है, बाद में इसको गुणा करेंगे। यहाँ हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में ऑलरेडी है 14 × 15। ये 10 गुणा में था तो किस में गया, भाग में गया, कटता तो काट दो। 5 का भाग इसमें जा रहा है हमारे 2 बार, और इसमें 5 का भाग जा रहा है हमारे 3 बार। यहाँ पर 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 14 में गया हमारे 7 बार। तो x = कितना आ गया, 7 × 3 यानी 21। कितना आ गया, x बराबर हमारे आ गया है 21, ठीक है। x बराबर हमारे कितना आ गया, यहाँ पर x बराबर 21। ये क्या है, किस में है, मीटर में है, किस में है, तो मीटर में है, तो यहाँ आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगा, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। एक पाई चार्ट बनाए जो एक परिवार के विभिन्न मदों पर मासिक खर्च को दर्शाता है। भोजन 25%, शिक्षा 15%, किराया 20% और अन्य है 40%। चलिए हल करते हैं इसको। पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले तो प्रकार की सहायता से हम एक पाई चार्ट ऐसे बना देंगे, केंद्र से एक त्रिज्या खींच लेंगे। अब यदि हमें पाई चार्ट बनाना है तो हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्येक का हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक का केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले हम भोजन का करते हैं, अलग अलग ही आपको करना है, सारणी बना के करो तो भी चलता है। भोजन का यदि केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो भोजन हमारे हैं 25%। 25% का मतलब हुआ 25/100। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो हमें हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। यहाँ 0 से 0 को हम काट देते हैं, और यहाँ पर 2 का भाग जाता है हमारे 5 बार, और यहाँ पर 2 का भाग जाता है हमारे 18 बार, और कटते तो काटेंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार, और 25 में जाएगा हमारे 5 बार। तो ये हमारे आया 5 × 18, तो 18 पंजे 90। भोजन का तो आ गया 90, तो यहाँ चंद्रमा को रखेंगे और 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना देंगे, ये 90 डिग्री का, और ये हमारा है भोजन, यहाँ पर लिख देंगे भोजन। उसके बाद में आगे वाले का ज्ञात करते हैं शिक्षा का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा का केंद्रीय कोण।
शिक्षा, ठीक है। शिक्षा कितना है 15%, 15% का मतलब 15/100। केंद्रीय कोण मतलब 360 से मल्टीप्लाई, 0 to 0 उड़ गया, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर हमारे 5 आएगा और 5 से 15 कटेगा हमारे 3 बार, 18 तिया 72, ये कितना आता है 72 डिग्री, ये हमारे 72 डिग्री। अब संधा मामा को इस लाइन पर रखेंगे और 72 डिग्री का कोण बनाएंगे, हो सकता है कि लगभग ये यहाँ पर बनेगा जो हमारा है 72 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार से आगे किराया का भी ज्ञात करेंगे। किराया का केंद्रीय कोण, किराया का है हमारे 20%, तो 20/100। केंद्रीय कोण ज्ञात करना मतलब 360 से मल्टीप्लाई, 0 to 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 का भाग 5 बार और यहाँ पर गया 18 बार और यहाँ पर 5 से ये 20 कट रहा है हमारे 4 बार, तो 18 को हम गुणा कर देंगे हम 4 से, है कि नहीं। और 18 सॉरी यहाँ पर हमारे 18 तिया कितने होते थे, 18 तिया 54 हो रहे थे विद्यार्थी, गलती से जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसी कारण से। ये 54 डिग्री का यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक। और 18 चौके 72 होते हैं, 18 चौके 72 होते हैं। यहाँ पर अब की बार संधे मामों को यहाँ रखेंगे और 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये 72 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसके बाद में आगे किसका है वो भी आपको ज्ञात करना है। जो अन्य 40% है वो आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 20 का है, हमारे 72 आया तो 40 का इसका डबल होगा। तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना। उसके बाद में खंड द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आप हमें कमेंट करना यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हो, और यदि आप डिमांड करते हो कि सर ये वाले क्वेश्चनों को भी हल कराओ, तो हम हल करवाएंगे। अन्यथा अलग से शॉर्ट वीडियो तो हमने बनाए हुए हैं कि समीकरणों को इन बहुपदों के गुणनखंड किस टाइप से करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, आपके 8 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, तो ज़रूर आपको इन्हें समझना चाहिए। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।